ये सिचुएशन है कि जब एक इनिशियल लेंथ ऑफ वायर एल है, एरिया ए है, रेसिस्टेंस आर है, ऐसा दिया हुआ है। अब बोला कि उसी मटेरियल का एक दूसरा वायर लेते हैं जिसका लेंथ उसके जस्ट उस पहले वाले वायर से डबल है। एरिया के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो एरिया वही, क्रॉस सेक्शन सेम है। तो बोलेगा कि जो नया वायर है उसका रेसिस्टेंस क्या होगा ये बताइए भाई। तो इनिशियली फॉर्मूला से आर बराबर रो एल अपॉन ए हम लोग जानते हैं, और आर डैश जब निकालेंगे दूसरे वायर का तो उसको भी इसी फॉर्मूला से निकलेगा। चूंकि उसका लेंथ अब 12 हो गया तो एल के जगह पे क्या करोगे, 12 पुट करोगे। तो पुट किया ऐसा किए तो 2 को हम बाहर निकाले, रो एल अपॉन ए आया है। तो रो एल अपॉन ए बराबर यहाँ आर है। अब ये जितना दिया रहता 5 ओम 10 ओम जो भी दिया रहता वहां पे 2R हम लिखेंगे, आर डैश बराबर 2R हो जाएगा। इसको आर की वैल्यू पुट करोगे तो न्यू रेसिस्टेंस हमारा फाइंड हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? अब देखो इसी में फिर से समझो कि क्या दोनों सिचुएशन में क्या डिफरेंस है। उस समय था कि लेंथ था, एरिया था, रेसिस्टेंस कुछ दिया हुआ था इनिशियल वायर को, बोला कि उसी मटेरियल का कोई दूसरा वायर ले लेते हैं जिसका कि लेंथ डबल हो जाता था, तब हम ये सिचुएशन देखे थे और हम निकाले थे। लेकिन अब कह रहा है कि एक वायर लेते हैं जिसका लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, रेसिस्टिविटी रो है, दूसरा रेसिस्टेंस क्या है, आर है। अब कह रहा है कि दूसरा वायर नहीं लेते हैं, अब उसी वायर को हम लंबा कर दिए खींच के। तो उसी वायर को जब लंबा करेंगे भाई तो लेंथ जब बढ़ेगा तो एरिया घटेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स है ना, मटेरियल का वॉल्यूम तो फिक्स है ना भाई। तो वॉल्यूम फिक्स है तो लेंथ जितना टाइम्स लेंथ तुम बढ़ा दोगे एरिया उतना टाइम्स घट जाएगा, या लेंथ को जितना टाइम तुम घटा दोगे उतना टाइम एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे एरिया ए नहीं रहेगा, अब एरिया क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। और तब हमें आर डैश की वैल्यू निकालना है। तो इनिशियल सिचुएशन के लिए अगर हम देखते हैं तो आर बराबर क्या होगा भाई, तो रो एल अपॉन ए, क्या होगा कि नहीं। अब हम आर डैश जब निकालेंगे तो आर डैश निकालेंगे तो रो मटेरियल तो वही है क्योंकि उसी वायर को खींच के किए हैं। तो रो अब एल के जगह पे कितना हो जाएगा, एल के जगह पे होगा 2L, और एरिया के जगह पे क्या होगा, a/2, क्योंकि सेम वायर का जब लेंथ बढ़ेगा तो एरिया अपने आप घट जाएगा, पतला होगा कि नहीं। अभी तुम रबड़ को खींचते हो तो रबड़ अभी नॉर्मल स्थिति मोटा रहता है, जैसे खींचते हो तो पतला हो जाता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है बाबू। तो वॉल्यूम इसका निकालोगे तो एरिया इंटू लेंथ, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, AL। इसका जब निकालोगे तो एरिया इंटू लेंथ, ये भी देखो AL आया है कि नहीं। तो वॉल्यूम हमेशा फिक्स है। अगर सेम मटेरियल की बात होगी तो ये वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। तो वॉल्यूम फिक्स होगा तो अगर लेंथ को बढ़ाओगे तो एरिया घटेगा ही, या एरिया को बढ़ाओगे तो लेंथ घटेगा, जो भी करना हो। अब देखो ये 2 नीचे है तो ऊपर जाएगा कि नहीं, 2 नीचे है तो ऊपर जाएगा कि नहीं। तो ऊपर जाएगा तब इसको क्या लिख सकते हो, 4 रो एल अपॉन ए। अब रो एल अपॉन ए यहाँ पे हम आर लिखे हैं, तो अब हमारा जो आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4R हो जाएगी। आर डैश की वैल्यू कितनी हो गई बाबू, तो 4R हो गई। यानी कि सेम वायर को अगर डबल हम स्ट्रेच करते हैं तो उसका एरिया भी आधा हो जाएगा। तो अब क्या होगा, उसका रेसिस्टेंस देखो कितना हो गया, 4 गुना बढ़ जाता है। अगर सेम वायर को नहीं स्ट्रेच करके दूसरा वायर ले लेते हैं, केवल उसका लेंथ डबल हम लेते हैं, मतलब एरिया सेम रखते हैं, तो 2 ही गुना बढ़ा था। लेकिन इसी वायर को जो इनिशियल वायर लिए उसी को अगर हम खींच के लंबा कर देते हैं तब हमारा रेसिस्टेंस क्या होगा, 4 ओम होगा, 4R हो जाएगा। अब दिया रहता कि मान लेते इनिशियल रेसिस्टेंस 5 ओम है तो नया रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, तो 4 गुने 5 20 हो जाता। अगर डबल इंक्रीज किए तब, कोई कभी कहेगा कि ट्रिपल इंक्रीज किए हैं, 3 गुना बढ़ा दिए, तो ये एरिया क्या होगा 1/3, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा कि नहीं, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। और तो सीखने वाला तुम्हारा बात यही है। बाकी तो अगर इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन रहेगा तो इस चारों चीज में तुम्हें क्वेश्चन जब इसका आएगा अब तुम देखना प्रॉब्लम होगा, तो इस 4 चीज में तुम्हें 3 चीज दिया हुआ रहेगा, चौथा निकालना होगा। और एरिया के लिए कभी कभी तुम्हें एरिया नहीं दिया हुआ रहेगा, इसका दे देगा इसका डायमीटर क्या है। तो इसका डायमीटर अगर दिया हुआ है या रेडियस दिया हुआ है तो ये सर्कुलर सेक्शन होता है, तो इसका एरिया क्या हो जाता है, πr²। तो कभी कभी तुम्हें एरिया डायरेक्ट नहीं दे करके रेडियस दे देगा या डायमीटर दे देगा वायर का, तो वहां से एरिया तुम पहले निकाल लोगे तब इस फॉर्मूला में पुट करोगे।
क्या कोई दिक्कत है? क्वेश्चन बनाओगे आपको ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, है ना। किसको सीरीज बोलेंगे, किसको पैरेलल बोलेंगे? तो हम सर्किट एक पहले बनाते हैं, उसके बाद तुम देखना। इसका रेसिस्टेंस मान लेते हैं R1 है, इसका रेसिस्टेंस R2 है, इसका रेसिस्टेंस R3 है, पोटेंशियल V है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ये हो जाएगा। क्या होगा कि नहीं? क्या रे बाबू? तो देखो यहाँ पे क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जितना करंट यहां से चला सेल से, अब यहां तुम देखोगे कि रास्ता इतना करंट यहां पे पहुंचा, इसके क्रॉस उतना ही करंट गया, यहाँ पे भी रास्ता वही है, एक ही रास्ता, यहाँ पे भी एक ही रास्ता है, और फाइनली इधर भी उतना ही करंट आया और ये फिर वापस आ गया। तो देखोगे कि यहाँ पे एक ही रास्ता है कि नहीं है? करंट को पास करने के लिए एक ही रास्ता है ना। अगर एक तरफ से चला तो एक तरफ से फिर एक ही रास्ता से होकर के फिर वापस वो आ जाएगा, होगा कि नहीं? तो कहता है कि इस सिचुएशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कंसेप्ट है कि ध्यान रखने का कि करंट क्या होता है, तो करंट सेम रहता है पूरे सर्किट में। करंट क्या होता है? सेम रहता है पूरे सर्किट में, लेकिन ये जो वोल्टेज है, पोटेंशियल, वो जैसे यहां पहले करंट गया तो पोटेंशियल क्या है? बेसिकली पोटेंशियल हमारा वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज, यही था ना। तो वर्क डन है बाबू, तो चार्ज को वो ले जा रहा है, तो चार्ज को पहले यहां ले जाएगा, तो कुछ एनर्जी यहां लॉस होगा, फिर कुछ यहां लॉस होगा, कुछ यहां लॉस होगा, यानी कि पोटेंशियल क्या होगा एंड पॉइंट में? क्या होता है, ये जितना भी पोटेंशियल है, अगर सामने 3 रेसिस्टर मिला तो तीनों जगह ये क्या होगा? V डिवाइड हो जाएगा। यानी कि वोल्टेज के बारे में है कि वोल्टेज यहाँ पे सेम नहीं रहता है, वोल्टेज क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि अगर यहां से चल रहा है तो मान लेते हैं इसका जो एंड है, इसके क्रॉस जो है मान लेते हैं पोटेंशियल V1 ड्रॉप हुआ होगा, इसका जो एंड है इसके क्रॉस पोटेंशियल मान लेते हैं V2 ड्रॉप हुआ होगा, और इसके क्रॉस पोटेंशियल मान लेते हैं V3 ड्रॉप हुआ होगा। 3 रेसिस्टर है तो 3 जगह ड्रॉप होगा भाई, क्योंकि चार्ज को क्या कर रहा है? वो रोक रहा है। तो कोई रोकेगा तो तुम्हें एफर्ट लगाने की आवश्यकता होगी कि नहीं काम करने के लिए? तो वहां पे क्या होगा? वर्क हमारा क्या होगा? यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क, तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। बट करंट सब में सेम रहेगा, क्योंकि करंट भाई जो चार्ज यहां से चला, अभी समझो कि पाइप में पानी है, अब एक ही रास्ता है, तो पूरा का पूरा पानी उसी रास्ते में घूमते रहेगा। तो जैसे पानी क्या है, पानी को जैसे समझोगे वैसे यहाँ पे करंट को समझोगे बाबू। तो करंट क्या होगा? हर रेसिस्टर में, इसमें भी आई करंट है, यहाँ पे भी आई करंट है, करंट हर जगह क्या है? यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई, हर जगह क्या है? आई करंट है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? ये कंसेप्ट है, इसको याद रखना होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर कहीं हमें सीरीज कॉम्बिनेशन दिखा तो क्या होगा? करंट सेम होगा और वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये हमें याद रखना होगा बाबू, है ना। तो अब देखो, अब कह रहा है कि टोटल पोटेंशियल यहां से कितना मिल रहा था भाई? सेल से V मिल रहा था। अब ये V डिवाइड हो गया 3 भाग में, V1 V2 V3 में, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यही तो V 3 जगह डिवाइड हुआ ना। अगर चौथा रेसिस्टर होता तो 4 भाग में डिवाइड होता, 2 ही रहता तो 2 भाग में डिवाइड होता। ऐसा होता कि नहीं होता? आप देखो बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना कि हमें 3 रेसिस्टर कनेक्ट किया हुआ है, पूछेगा कि इस तीनों के बदले बताइए कि कोई एक ही रेसिस्टर अगर हमें लगाना होगा तो किस वैल्यू का लगा दें। तो इसमें क्या होता है? टू फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, टू फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लगा हुआ है, इसमें 4 लगा हुआ है, जितना लगा हुआ है
तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करना है भाई, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझो, है ना। कुछ चीज सीखना होता है, कुछ चीज याद रखना होता है, तो ये सब याद रखोगे और उसके बाद अप्लाई करोगे, है ना। बिल्कुल नया चीज है तुम्हारे लिए, लेकिन सीखो, बहुत आसान है। अब V बराबर हम लोग ओम्स लॉ से क्या पढ़े हैं, क्या रे बाबू, कट गए हो क्या? आवाज कट रहा है। अरे आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सो बोलो। चलो सुनो, फोन आ गया था उस समय, सुनो। तो V बराबर आई आर होता है कि नहीं होता है। अब समझो कि इस तीनों रेसिस्टेंस को हटा के बोले कि बताइए सर्किट में कोई एक रेसिस्टेंस लगा दीजिए जिससे कि काम चल जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर इक्विवेलेंट बोलते हैं। यानी कि इस तीनों रेसिस्टेंस को हटा के कोई एक रेसिस्टेंस मार्केट में उपलब्ध होगा, किस वैल्यू का हम लगा दें कि ये इस जो सर्किट यहाँ पे है, जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है आई, पोटेंशियल V है, बट इसका तीनों के बदले एक ही हमें लगाना पड़े। तो इस सर्किट में हमारा करंट I है, पोटेंशियल V है, R इक्विवेलेंट है, तो V बराबर क्या लिखोगे, V बराबर I इंटू आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं कि नहीं। V बराबर IR पढ़े हो ना भाई। अब देखो यहाँ पे V1 बराबर क्या होगा, तो V1 बराबर भी IR हम पढ़े हैं, हमें ओम्स लॉ ही अप्लाई करना है। लेकिन अब यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है V1, करंट तो इसके क्रॉस I ही है, लेकिन इसका रेसिस्टेंस क्या है, R1 है। तो V1 को हम ऐसा IR1 लिख सकते हैं क्या। यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा भाई, तो करंट तो I ही फ्लो हो रहा है, लेकिन इसका रेसिस्टेंस कितना है, R1 है। फिर V2 कितना होगा, IR2, V3 कितना होगा, IR3, ऐसे चौथा होता था IR4, पांचवा होता है IR5, तो IR1, IR2, IR3 ऐसा। अभी देखो IR इक्विवेलेंट बराबर I कॉमन ले लोगे तो इधर से क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा होगा कि नहीं। अभी I से I चला गया, तो R इक्विवेलेंट बराबर यहाँ पे क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। लेकिन और भी बहुत सारा रहता है ना, और भी बहुत सारा रहता है, मान ले 5 रहता, 7 रहता, 2 रहता, कुछ भी रह सकता था। तो अब R इक्विवेलेंट का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 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 जितना तक जाएगा Rn तक, है ना। क्या कोई दिक्कत है इसमें। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन, रेसिस्टेंस दिया हुआ, जो दिया होगा वही लोगे ना। यहाँ पे W और Q के बारे में कुछ है क्या कहें, WQ दिख रहा है क्या, जो दिख रहा है वही लोगे ना भाई। इतना तो समझ आना चाहिए कि जो दिया हुआ एक ही चीज बनाने का फॉर्मूला बहुत होता है, बट जो गिवन वैल्यू है उसी से बनाओगे ना, कि अपने मन से W और Q खोजने लगोगे। हाँ क्या रे, इसमें कोई दिक्कत है। तो जहां पे तुम्हें दिखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस चाहिए, तो सारे रेसिस्टेंस को ऐड कर दो। और सीरीज कॉम्बिनेशन कब होगा भाई, तो रास्ता सेम होना चाहिए, यानी कि वहां पे चार्ज जो पहले रेसिस्टर में जा रहा है वही दूसरे में, वही तीसरे में, मतलब सब में क्या होगा, सेम करंट फ्लो होना चाहिए, तभी वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट बोले तो सीधा सीधा सबको जोड़ दो, काम खत्म है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा हमारा, मिल जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या देख रहे हो बाबू, ये इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का जनरल डायग्राम है। तो यहां से जो करंट आ रहा है, इसको यहाँ पे करंट आई है, लेकिन अब इसको 3 रास्ता मिल रहा है कि नहीं, 3 वायर कनेक्टेड है ना भाई, तो वो करंट डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा या डिवाइड होगा, है ना। लेकिन तीनों देखो रेसिस्टर, ये रेसिस्टर भी इसी इंड के क्रॉस कनेक्टेड है, ये भी इसी इंड के, और ये भी इसी इंड के क्रॉस कनेक्टेड है। तो तीनों के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो सेम रहेगा। पोटेंशियल जब भी ड्रॉप होता है तो अलग अलग पाथ को ट्रेवल करने से नहीं होता है, वो इंड पॉइंट के बीच का पोटेंशियल होता है। तो ये तीनों क्या है, इसी इंड पॉइंट के बीच में है कि नहीं, ये भी देखो इसी इंड पॉइंट के बीच में, ये भी इसी इंड पॉइंट के बीच में, ये भी इसी इंड पॉइंट के बीच में है। तो जब इंड पॉइंट सेम होगा
तो पोटेंशियल सेम होता है, लेकिन पाथ यहाँ पे अलग हो गया भाई। तो करंट को तो जाने के लिए अलग अलग रास्ता मिल गया ना। सीधा समझो, एक पाइप में पानी जा रहा है, आगे 3 पाइप मिल गया, तो तीनों में थोड़ा थोड़ा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, वोल्टेज क्या होता है, सेम रहता है। अब फिर से इसको बोले कि मान लेते हैं इसका रेसिस्टेंस अगर R1 है, इसका रेसिस्टेंस R2 है, इसका रेसिस्टेंस R3 है। अब इस 3 को ऐसा कॉम्बिनेशन है, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमको बोला कि कोई एक बताइए, आप इक्विवेलेंट बता दीजिए कि उतना ही रेसिस्टर का रेसिस्टेंस जो वैल्यू है उसका अगर हम लगा दें तो हमारा सर्किट सेम जैसा पहले था, जो करंट का वैल्यू आ रहा था वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कहता है कि जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहां पे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखे थे। अब यहाँ पे I करंट है बाबू, है ना, I करंट है यहाँ पे। तो I करंट इधर से आया तो मान लेते हैं इसमें चला गया I1, इसमें चला गया I2 और इसमें चला गया I3। 3 अलग अलग ब्रांचेज हैं, तो तीनों में कुछ ना कुछ तो जाएगा, क्या होगा कि नहीं। तो यानी कि अब यहाँ पे किसको हम लिखेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा उसी को सम करेंगे ना। तो I किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा कि नहीं। और फिर से हम ओम्स लॉ जानते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है भाई, तो ओम्स लॉ कहता है कि V बराबर IR, यानी कि I बराबर क्या होगा, V बाई R। क्या ऐसा होगा कि नहीं। तो यहाँ पे I बराबर क्या लिखेंगे, यानी कि अगर इस सर्किट का लिखे हम तो I बराबर क्या होगा, V बाई R इक्विवेलेंट। तो इधर लिख दोगे V बाई R इक्विवेलेंट बराबर I1 क्या होगा भाई, इस I1 की वैल्यू क्या होगी, तो इस रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल V है, बट रेसिस्टेंस इसका क्या हो गया, R1 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, V बाई R1। अभी फिर इस I2 का क्या लिखेंगे, तो इस रेसिस्टर के क्रॉस में पोटेंशियल V है, लेकिन इसका रेसिस्टेंस क्या हो गया है, R2 हो गया है। तो इसको क्या लिखोगे, V बाई R2। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा, V बाई R3, V बाई R4, जैसा भी होते जाएगा। अब देखो V कॉमन यहां से ले सकते हैं, तो V कॉमन लोगे तो इधर क्या हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अभी V से V जाएगा 1 से, तो क्या हो जाएगा, 1 बाई R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 एंड सो ऑन। अगर n रहता तो n तक चलता, नहीं अगर n रहता तो क्या होता, 1 बाई Rn तक। क्या कोई दिक्कत है इसमें। तो ये दो कॉम्बिनेशन बाबू तुम्हें सीरीज और पैरेलल समझना है। जहां पे देखोगे कि ब्रांचिंग हो गया, यानी करंट का रास्ता एक नया रास्ता मिल गया, वहां से समझोगे कि पैरेलल स्टार्ट हो गया, ठीक ना। बाकी तो फिर क्वेश्चन तुम बनाओगे, प्रॉब्लम आएगा तो फिर हम कराएंगे, है ना, उसमें कुछ बात नहीं है। रेसिस्टर इन सीरीज पैरेलल का जो भी तुम्हें एग्जांपल दिया हुआ है 12.7, 12.8, 12.9, ये सब जो क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जांपल का बात मैं कर रहा हूं। और एक्सरसाइज इन टेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 216 का, इस सबको तुम करोगे, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर हम तो करवा देंगे, है ना। क्या, तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।